हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट 316 डीबी को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास 12 का आपका एग्जाम का पेपर है जो 2024 में आया हुआ है। 2024 का ये सेट नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से सारे सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन जान लीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शन है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पहले आपको जो 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें आपको क्या किया जाएगा, आप पूरे पेपर को, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई पेज कम तो नहीं है या कहीं एरर तो नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट इच क्वेश्चन। जो मार्क्स हैं वो सभी क्वेश्चंस के सामने दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए जो कि रीडिंग पोर्शन में है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द एंड फॉलो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए इसमें कहा क्या गया है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। मतलब यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि वे अत्यधिक काम के कारण क्या है, टूट गए हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। तो मतलब कुल में मिलाकर इसमें ये कहा गया कि ऐसे बहुत सारे मामलों में टूटना अक्सर जो होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से बर्बाद की गई ऊर्जा का परिणाम होता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप बिना किसी, है ना, बिना किसी टेंशन के काम करना सीखिए। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, घर्षण मतलब बिना टेंशन के, दबाव के। तो टू बिकम एंक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल टू इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन वर्क। तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फ्रिक्शन के जो है काम करना सीखिए। चिंतित होना या उत्तेजित होना या अनावश्यक कारणों से आप पर अगर चिंता करना, ये सारी चीज़ें टूटने को आमंत्रित करना है। तो काम चाहे मस्तिष्क का हो चाहे शरीर का हो, लाभदायक देने वाला होता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, स्थिर रहता है, या है ना, स्टडी एंड द काम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो व्यक्ति शांत रहता है या स्थिर रहता है, जिसके दृढ़ता के साथ काम कर सकता है, तो सभी चिंता और चिंताओं से वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें और भी कहा गया है कि वह न केवल उस व्यक्ति से कहीं अधिक काम करेगा जो हमेशा जल्दीबाजी और चिंता में रहता है, बल्कि अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखेगा और एक ऐसा वरदान हो जाएगा उसके लिए जो दूसरे बहुत जल्दी खो देते हैं। यहाँ तक ये बात कही गई है। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि व्हाट टू डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट। ये आपका क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत से लोग किस बारे में शिकायत करते हैं। तो यहाँ पर यही है कि मेनी पीपल कंप्लेन दैट। तो आंसर देखिए आपका मिल गया। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू वर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर मिल गया। मतलब ये है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे अत्यधिक काम के कारण जो है वो टूट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टूटने का जो है वो कारण क्या है। तो द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इज बिकम एंक्सियस, एक्साइटेड और वरी ओवर नीडलेस डिटेल। अब जैसे ही सेकेंड लाइन में जाएंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब टूटने का क्या कारण है। तो टूटने का कारण चिंतित होना, उत्तेजित होना, हो जाना या अनावश्यक विवरणों पर चिंता करना, यही सारे जो होते हैं ये रीजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू बिकम एक्साइसियस, एक्साइटेड, वरी टू नीड लेस डिटेल इच इनवाइट अ ब्रेकडाउन। बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका किसका, बी का आंसर हो गया। यहाँ पर ये आपका ए का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर जो है मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन अपना स्वास्थ्य बनाए रख पाएगा। तो कौन रख पाएगा कि वह व्यक्ति जो हमेशा जल्दीबाजी और चिंता में रहता है लेकिन वह अपना स्वास्थ्य बनाए रखेगा। द मैन हु ऑलवेज हरीड एंड एनक्सियस बट ही विल रिटेन हेल्थ। यहाँ पर ये लास्ट वाली लाइन देखिए, ऑलवेज हरीड एंड अनक्सियस। द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड अनक्सियस
बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सी का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आंसर ये आपके पैराग्राफ में छिपा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, डी में कह रहा है कि व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक क्या चीज़ें हैं। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखिए मिल जाएगा, ये वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी बेनिफिशियल, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा जो है लिख डालिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख डालेंगे तो आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कहा गया कि क्या उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है, तो आपका काम चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक है। जो व्यक्ति शांति रहता है, जिसका मन या जो शांति के साथ काम करता है, दृढ़ता के साथ काम कर सकता है, वो सभी चिंता और चिंताओं से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो ये आपका अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई में जो पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। यहाँ पर आपको पैसेज में एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य की हानि, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि, और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा भी देख लीजिए, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, साप। कर्स का मतलब क्या होता है, साप। अब यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है, राइट द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द कंप्लीट। कंप्लीट का आपको एडवर्ब लिखना है। तो देखिए लॉस ऑफ हेल्थ इसका मतलब क्या होता है, चिंता करना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक एंजाइटी मिलेगा, एक आपको मिलेगा वरी, दो वर्ड्स मिल जाएंगे। दूसरे में क्या पूछा है कि जो है चिंता, मतलब कुल मिला के ये किसका, कर्स, सांप का जो है विपरीत पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांति हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा। ये सभी क्या है वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और कंप्लीटली हो जाएगा जब भी किसी वर्ब में आप एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। किसी एडजेक्टिव में एल वाई, किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो आपको कंप्लीट में आपने एल वाई जोड़ दिया तो कंप्लीटली बन गया। इस तरीके से आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसेज जो दिया है बिल्कुल ईजी है। पैसेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन आंसर मेंशन कर देना है। तो आपको एक बार पैसेज जो है पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप इसका हिंदी निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चन में दिए गए रहेंगे। आप उस क्वेश्चन को तुरंत क्या करेंगे, पुट आउट कर लेंगे, पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, तो यहाँ पे लिखा है मैनी पीपल कंप्लेन। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड्स भी मिल जाएंगे और जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी आपका राइटिंग है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सेक्शन बी में पहला, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दो क्या दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, आपको उन दोनों पर आर्टिकल लिखने हैं। तो आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला दिया है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, माता है। एक तो इस पे लिखना है आर्टिकल, और दूसरा लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे जो होता है इसका क्या मतलब है कि ऐसा प्रॉब्लम जो बेरोजगार से रिलेटेड हो, या ऐसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या। इन दोनों को आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पढ़ते हैं नेसेसिटी इज द मेजर इन्वेंशन। आपको आर्टिकल लिखना है, आपको ये वर्ड मिल गया, आपको इसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो सबसे पहले आप इस पे क्या लिख सकते हैं, ये समझिए कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार, मतलब कि जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो जाहिर सी बात है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कभी कभी इन्वेंट कर देते हैं। मान लीजिए कभी आपको लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, तो जाहिर सी बात है वो आप काम करेंगे और उसे सीखेंगे, तो हो सकता है कुछ इन्वेंट हो जाए। तो इसी आधार पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए, दिस प्रोवर्ब हाईलाइट्स हाउ ह्यूमन नीड्स ड्राइव इनोवेशन। मतलब यह जो प्रोवर्ब, मतलब यह जो कहावत है, इस बात पे प्रकाश डालती है कि कैसे मानवीय ज़रूरतें
जो होती है वो इन्वेंशन को प्रेरित करती है। इनोवेशन का मतलब होता है जो है नवाचार। थ्रू आउट हिस्ट्री चैलेंजेस हैव स्पर्ड क्रिएटिविटी टू फाइंड सॉल्यूशंस। मतलब पूरे इतिहास में चुनौतियों ने समाधान खोजने के लिए रचनात्मक को प्रेरित किया है। फ्रॉम द व्हील टू मॉडर्न मेडिसिन इन्वेंशंस एरोज फ्रॉम द ओवरकमिंग इमिटेशंस। मतलब ये कि पहिए के आविष्कार से लेकर आधुनिक मेडिकल तक, है ना, इस पर जो है काबू पाने पर बहुत सारे जो है आविष्कार किए गए हैं। नेसेसिटी कंपेल्स अस टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स लीडिंग टू प्रोग्रेस। मतलब आवश्यकता जो होते हैं हमें बॉक्स के, अपने दिमाग के बाहर सोचने के लिए मजबूर करती है, जिससे क्या होती है, प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन सेज अ वेल नोन प्रोवर्ब्स इम्प्लाइंग दैट व्हेन यू हैव नो अदर चॉइस देन द कंप्लीट अ टास्क सर्वाइविंग थ्रू अ क्राइसिस यू विल फाइंड अ वे टू डू सो। मतलब ये है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रोवर्ब्स है, जिसका अर्थ होता है कि जब आपके पास किसी कार्य को करने या संकट से बचने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है तो आप ऐसा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ही खोज लेते हैं। ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट व्हेन completing a task is necessary you will to do so any means necessary. The concept of necessity being the mother of invention was introduced by the philosopher Plato, who mentioned it in a book he wrote named the Republic. He said this in context of the idea that whenever any problems arises we must come up with creative and innovative solution for it। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो अवधारणा दिया गया है, मतलब ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये जो अवधारणा है ये एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, प्लेटो ने, उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने द रिपब्लिक है ना, ये अब उनका पुस्तक था, उसी में उन्होंने इसका उल्लेख किया था। उन्होंने यह बात इस विचार के संदर्भ में भी कही थी कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमें उसके लिए रचनात्मक, है ना, मतलब क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है उसका समाधान निकालना चाहिए, क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उस पर एक आर्टिकल लिखना था, मतलब कुछ एक जो है उसके विषय में लिखना था। वो कहाँ से, जैसे अभी हमने बताया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। अब आपने उस पर बताया कि ये कहावत कहाँ से आया, किसने लिखा, इसका मतलब क्या है, यही तो आर्टिकल होता है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आपका क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, बेरोजगारी की समस्या। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज in the world, racing to become the third largest economy, surpassing Japan and Germany by 2028. India also has the second largest labor force in the world। तो यहाँ पर बेरोजगारी का मतलब क्या है समझिए पहले, कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2028 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति भी है, जो 476.6 मिलियन लोगों के साथ चीन के दूसरे स्थान पे है। ये ध्यान रखना है। आगे इसमें यह कहा गया है कि इन सभी सकारात्मक संकेतों के बावजूद भविष्य के लिए कई स्पष्ट और परेशानी वाली समस्याएं हैं। भविष्य के लिए अनुदा और परेशानी वाली समस्याएं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहे अनुदा बूमिंग इकोनॉमी, मतलब अनुदा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था लाखों नए श्रमिकों को समायोजित नहीं कर सकती है। जो कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं वे पारित हो गए हैं। कार्यबल में प्रवेश करने वाले 100 में से 42 जो है वो युवा वर्कर्स हैं। डू नॉट फाइंड जॉब इन दियर डिजायर्ड फील्ड, उन्हें जो फील्ड चाहिए उनकी जॉब के लिए वो उनको मिल नहीं रहा है। दैट इज वर्कर्स डू नॉट फाइंड जॉब दिस दियर डिजायर्ड फील्ड, दैट is approximately
73 million unemployed young people and currently 10 lakh new workers are entering the economy for jobs। मतलब ये कहा जा रहा है कि 42 से अधिक युवा श्रमिकों को इनके जो क्षेत्र वो चाह रहे हैं अपने नौकरी के लिए, वो मिल ही नहीं रही है। मतलब ये कि श्रमिकों को उनके अच्छा जो इच्छा उनको है उसमें नौकरी नहीं मिलती है। मतलब 73 मिलियन बेरोजगार युवा हैं और वर्तमान समय में तो 10 लाख नए श्रमिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये दो दूर के रोजगार क्षेत्र हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पहला रोजगार का एक रूप है जहां पर रोजगार की चीज़ें एकदम स्पष्ट शर्तें होती हैं, सरकार निगरानी करती है, जैसे कि अधिकांश कार्यालय से लेकर नौकरियां, कारखाने का काम, नौकरशाही पोस्टर जैसी नाम से पता चलता है। दूसरा कम नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है, मार्जिन पर मजदूरी के लिए श्रमिकों को नियुक्त करता है और सरकार की निगरानी करती भी है या नहीं करती भी है। अनौपचारिक नौकरियों के कुछ उदाहरण जैसे अगर आप समझें तो अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, देखिए, द फॉर्मर इज ए फॉर्म एम्प्लॉयमेंट वेयर इज दिस क्लियर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट मॉनिटर्स। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अनौपचारिक नौकरियों के लिए कुछ उदाहरण अगर आप समझें तो स्ट्रीट फूड हॉकर्स जो होते हैं, मौसमी कृषि श्रमिक या फ्रीलांस मरम्मत मैकेनिक हो सकते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या कोई चीज़ें फिक्स होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई आया, किसी लेबर को 300 रुपया दिया, आज लेबर काम पे गया है, लेकिन अगले दिन क्या वो काम पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि हो सकता है वो 300 रुपया में न मान रहा है, या हो सकता है उसे काम ही ना मिले अगले दिन। लेकिन अगर कहीं पर कोई जॉब लग जाता है तो उसका समय फिक्स होता है, उसका सैलरी फिक्स होता है, वो काम करता है अपनी, अगर उसकी इच्छा अनुसार काम हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं करेगा। तो समस्या यही है। तो जो वेजेस हैं, जो मार्जिन चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, और गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट सेक्शन में जाना पड़ा। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट हो गया, मान लीजिए कोई बीएससी कर लिया, और उसको जो नौकरी मिल रही है वो 10,000 की नौकरी मिल रही है, ठीक है, किसी कंपनी में। अब ये जो 10,000 की कंपनी है ये 10 से 12 घंटे काम करवा रही है। क्या ये बीएससी किया हुआ व्यक्ति और एक वहीं पर जो 8th पास है उसको भी यही नौकरी मिली, तो क्या ये कहीं पर भी बराबरी की बात हुई? तो इससे क्या होता है, ये इस समय ये दर्शा रहा है कि जो बेरोजगारी का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक बीटेक किए वाला व्यक्ति, बीएससी किए वाला व्यक्ति वही नौकरी कर रहा है जो क्लास 8th में है। हो सकता है ये 10 साल 8th वाला 5 साल काम करने के बाद एक्सपीरियंस हो जाए तो इसका सैलरी बढ़ जाए, लेकिन आज जिस दिन ये 5 साल कंप्लीट हो रहा है इसका, उसी दिन कोई बीटेक करके कंप्लीट हो रहा है उसको भी ये नौकरी मिलेगा। लेकिन हो सकता है वो इसके पास अनुभव हो, इसके पास अनुभव न हो, लेकिन इसके पास डिग्री है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल जो होते हैं बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो यहीं से क्या होता है, विमुद्रीकरण हो जाता है, डीमोनेटाइजेशन। ये जो वर्ड है ये बहुत ही भयंकर वर्ड है, बात समझ में आया? तो ये डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि भारतीय क्षेत्र 2016 में अभी कोविड-19 हुआ, महामारी हुआ, और कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में विफल हो गई। श्रम संकट, कई अन्य कारक भी हैं जो इस संकट को जन्म दे रहे हैं। तो जो चीज़ें आ रही हैं, करेंसी अभी आप देखे रहे हैं 2016 में जो हुआ कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। जो अमीर लोग के थे वो ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, गरीब नहीं। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं किसी वर्ग का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि इस समय 100 वर्कर में से 42 तो यंग हैं, और ये जो यंग हैं ये कंटिन्यू अपने इच्छा के अनुसार नहीं पा रहे हैं जॉब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है। अब चाहे आपके पास 2 चीज़ें थे, दोनों में से कोई एक को आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब है प्राइस, अच्छा इस एक और है प्राइस राइज इन आवर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस राइज आवर कंट्री मतलब कि हमारे देश में मूल्य वृद्धि। अगर आपका इकोनॉमी तेज है तो ये तीनों टॉपिक्स जो दिए गए हैं, तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसके लिए इकोनॉमिक और इंडिया के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइस राइज इन आवर कंट्री मतलब ये कि हमारे देश में जो प्राइस बढ़ रहे हैं, जो चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो क्या है, जो भी हम लोग खाते हैं
लगभग हर उपभोक्ता उन्मुख वस्तु अब क्या हो जा रही है, महंगी हो गई। जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, आज से भी 5 साल पहले जाइए, चीज़ें सस्ती थी, आज 5 साल के बाद बहुत महंगी हो गई है। तो हमारे दैनिक जीवन के लिए जो होती हैं जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं वो हर सप्ताह या हर महीने उसके दाम बढ़ रहे हैं। जैसे फल हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, किराने का सामान हो गया, अनाज हो गया, जिनकी रोज़ की ज़रूरत है वो बढ़ रहे हैं उनके दाम। और इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अतिरिक्त चीज़ खरीद नहीं सकता, उस पर सोच सकता क्या, सोच भी नहीं सकता। थोक और खुदरा बाजार के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया। दरअसल सच्चाई यह है कि न तो जो उत्पादक है, मतलब जो सामान बना रहा है, और जो सामान खरीद रहा है, उनको अंत में फायदा होता है क्या, बिचौलियों के कारण। जो बिचौलिया हैं, मतलब बिचौलिया का मतलब क्या, मीडिएटर, जो मीडिएटर हैं उन्हीं के कारण हो रहा है। तो जो निम्न मध्यम वर्ग है उनका न्यूनतम खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो गरीबों की स्थिति अभी दयनीय है। 40% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ती हुई कीमत समाज के गरीब तबके के लिए अभिशाप साबित होती जा रही है। द पुअर सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कर्स का मतलब साप होता है, श्राप, श्राप जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई यहीं पे ये लिखा गया है, इसको आप इंग्लिश में अच्छे से पढ़िए, ट्रांसलेट करिए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपको एक लेटर लिखना है ना, किसको, एडिटर को। सबसे पहले क्या करेंगे, टू लिखेंगे, फिर आप एडिटर लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स एड्रेस आपने लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए हमेशा आपको इसी में मिलता है। सब्जेक्ट आपका क्या है, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन डियर सर। अच्छा, डियर सर जो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये यहाँ पे रहेगा, इसको थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो अपने इलाके में बिजली की आपूर्ति से बार बार होने वाली जो खराबी है उसके बारे में समाचार पत्र को क्या करना है, संपादक को पत्र लिखना है। तो आपने लिखा। अब देखिए क्या लिखा है आपने, ध्यान से देखिए। Through your respected newspaper would like to draw the attention of local administration and authorities towards frequent breakdown of electricity in our locality। आपने लिखा, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों का ध्यान हमारे इलाके में बिजली आपूर्ति के बार बार खराब होने वाली, अब बिजली आपूर्ति में बार बार होने वाली खराबी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके के कई लोगों ने इस तथ्य को बिजली विभाग के संज्ञान में लाया है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार बिजली गुल होने के कारण हमारे इलाके सुंदरबाग के निवासियों का पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे और बुजुर्ग इस भीषण गर्मी के मौसम में पंखे और कूलर के बिना रहने को मजबूर हैं, क्योंकि दोपहर और शाम को बिजली कटौती का सहारा लिया जाता है। इसलिए जो घर में रहने वाली औरतें हैं, गृहिणी हैं, और बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गर्मी के कारण बहुत जो है उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। तो इसके अलावा पास के अस्पताल में भी बार बार बिजली होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि कूलर और शोपीस बन गए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में लोगों की शिकायतों को प्रकाशित करें और स्थानीय निवासियों की समस्या को उजागर करें। और स्थानीय बिजली विभाग के उदासीन और सुस्त रवैये के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपका समर्थन और सहानुभूति निश्चित रूप से लोगों को पीड़ा कम करने और स्थानीय निवासियों को इस गंभीर समस्या से राहत दिलाने में सहायक होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, यही चीज़ें, ठीक। तो यहाँ फिर आप लास्ट में थैंकिंग करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, योर ट्रूली। उसके बाद ट्रूली के बाद आप बिल्कुल यहाँ पे डेट डाल दीजिए। या तो आपको यहाँ पर एक आपने क्या लिखा, लेटर लिखा, या आपको क्या करना है, एक और लेटर लिखना है, राइट अ लेटर द डिवीजन ऑफिसर, जो पोस्ट ऑफिस के हैं, टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। मतलब अपने शहर में डाकघर की नई शाखा खोलने के लिए संभागीय अधिकारी, डिविजनल ऑफिसर का मतलब संभागीय अधिकारी, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर को पत्र लिखना है। अब किस चीज़ पे पत्र लिखना है आपको पत्र पता चल गया और आप पूरा पत्र लिख डालिए। अच्छा, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप यहीं लिख सकते हैं
कि मैं कहाँ से हूँ, आप अपना बता दीजिए कि डियर सर या डियर मैडम, मैं यह पत्र आपको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुरोध कर रहा हूँ। पहले आप पंक्ति लिखेंगे कि मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए जहाँ से भी हैं, कि मान लीजिए मैं सुजानगंज से हूँ तो सुजानगंज में डाकघर की नई शाखा खोलने का अनुरोध करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में निवासी मुगरा बादशाहपुर में स्थित डाकघर पर निर्भर है। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्षेत्र यहाँ पे है, आपको डाकघर के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ बताइए कि हमारे गांव में भी अगर एक डाकघर खुल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, लेकिन किस तरीके से लिखनी है आपको ये समझना है। तो सबसे पहले आप बताइए, जो मैंने अभी बताया कि वर्तमान में हमारा निवास स्थान ये है और यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। फिर उसके बाद बताइए कि दूरी और सीमित परिचालनों घंटों के कारण काफ़ी असुविधा का कारण बनता है, बहुत ज़्यादा दूर है जिससे हम लोगों को समय भी खराब होता है, और हमारी आबादी लगभग 2,48,000 है। तो यहाँ की जो निवासी है वो चाहती है कि यहाँ पर भी एक डाकघर खुले, क्योंकि वहाँ पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा पड़ जाता है, टाइम भी चला जाता है, और 2 लाख रेसिडेंट्स मतलब 2 लाख जो है निवासियों की बात है। फिर आप बताइए कि अब देखिए आपने पूरा बता दिया कि क्या कमी है, अब आप बताइए कि उसके लिए आप क्या करें। रिक्वेस्ट के साथ कहना है तो आप कहेंगे कि एक नया ब्रांच जो है वो मेलिंग और पैकेज प्राप्त करने जैसे आवश्यक सेवाओं आसान प्रदान करके बहुत हम लोग लाभान्वित होंगे। इससे हमें विश्वास है कि सुजानगंज के निवासियों के लिए स्थापित की गई नई डाकघर शाखा का उपयोग किया जाए और हम स्वस्थ हैं। अब अपनी थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि हम स्वस्थ हैं, हमको और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए जो है हम तैयार हैं, आपके विचार के लिए भी हम तैयार हैं, और एक काम करिए कि इस प्रस्ताव पर विचार करिए। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रस्ताव पर विचार करें, और इसके लिए क्या धन्यवाद। आप फिर उसके बाद डेट डाल दीजिए, ये सिंसियरली लिख दीजिए, आप अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का पोर्शन है। चलिए, तो सेक्शन सी में पहले कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। अब ध्यान रखिएगा कि 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला कह रहा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जो चीज़ों को अंधेरे पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। मतलब जो हमेशा ये अरे ये क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, कोई अच्छा काम करना अरे ये करने कुछ नहीं होगा। तो जो हमेशा डार्क साइड की सोच रखता हो, मतलब अंधेरे साइड के, मतलब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग पेसिमिस्ट कहते हैं, है ना। और जो हमेशा आशा नहीं इसको ये काम करने से हमारा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, वो ऑप्टिमिस्ट होता है। ब्राइटन और ब्राइट आउन का मतलब होता है उजाला, इससे रिलेटेड होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि द फ्रेज पिक होल्स, ये एक फ्रेज होता है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। पिक होल्स का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब दोष ढूंढना। पिक होल्स का मतलब क्या होता है? दोष ढूंढना। ठीक, ये हो गया फाइंड फॉल्ट विथ। अगला क्वेश्चन है कि द सिनोनिम ऑफ सेवर्स। सेवर का मतलब होता है गंभीर। सेवर का मतलब क्या होता है? गंभीर। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है। तो कहेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन विच वर्ड अबव सेंटेंस एन इरर। आपको इस वर्ड में एक इरर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विच इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा इसको ध्यान से समझिए। जब भी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते समय क ख ग घ से लेके ज्ञ तक आता है तो हम लोग अ का यूज करते हैं, और अ से लेके अह तक आता है तो हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिख दें क्या, अगर हम लिख दें
अम्ब्रेला, UMBRELLA, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, अ करेंगे, मतलब इसके पहले एन का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिख दें UNIUN, तो आप कहेंगे ये यूनियन है, मतलब आप य से स्टार्ट कर रहे हैं। य का मतलब य किस में आएगा, क ख ग घ में आएगा, मतलब आपको यहाँ पे इसके साथ अ का यूज करना है। अब आप बताइए, अगर एलिफेंट लिख देंगे तो पहला वर्ड ए रहेगा, मतलब इसके पहले एन लिखना है, तो जब इसमें से आएगा तो आपको एन का यूज करना है, और जब इसमें से आएगा तो आपको अ का यूज करना है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए यहाँ पे एरर क्या है, तीसरा में एरर कि यहाँ पे एन नहीं होगा, अ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि जो मॉडर्न वर्ड है इसका एंटोनिम क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसका आउट ऑफ डेट। ये याद रखिएगा, इसका आउट ऑफ डेट क्यों हुआ। देखिए, ओल्ड का मतलब पुराना होता है, एंशियंट का मतलब प्राचीन समय होता है, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, लेकिन मॉडर्न का मतलब होता है समय से। मतलब पहले का समय कैसा था, तो पहले का समय कैसा था, आउट ऑफ डेट। तो मॉडर्न मतलब जो डेट है इस समय का अच्छा है, प्रेजेंट टाइम का है, तो ये आउट ऑफ डेट हो जाएगा। अगर आपने ओल्ड एंशियंट पे टिक किया तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी को इनडायरेक्ट में स्पीच में, लेकिन हमको सब बताना है, इसलिए आपको ध्यान से इधर देखना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ही सैड टू मी प्लीज, मतलब आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, तो कहेंगे कि सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, सैड टू को किस में रिक्वेस्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में। तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड, किससे, मी, तो मी हो गया। आपको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर टू लगाते हैं, इसलिए इसको लगाकर हमने टू लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, गिव मी, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन मी है, मतलब ये मी जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हिम हो गया। फिर योर सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो माई हो गया। बुक फॉर 2 डेज, पर वो सही हो गया, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगला है दे सैड टू अस वाई आर यू नॉट प्लेइंग। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले सैड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सैड टू किस में चेंज हो जाता है, तो कहेंगे सैड टू चेंज हो जाता है आपका आस्क में, तो आपने चेंज कर दिया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर या तो इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं। दूसरा कंडीशन अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड को ही रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई है, WH वर्ड रख दिया। अब जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। पहले तो यहाँ पे यू है, यू आपका सेकेंड पर्सन होता है, और फर्स्ट ये सब जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अस का मतलब वी, तो आपने वी कर दिया। आर प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, तो वी के साथ वर, नॉट प्लेइंग जाके सही हो गया। क्लियर है, उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, आगे के क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सेंटेंस द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल दिया गया है, इसको आपको चेंज कर देना है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूरज उग गया, लड़के स्कूल गए। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, ये ना कहेंगे सूरज उगने के बाद लड़के स्कूल गए। तो ठीक है, द सन हैविंग राइजन द बॉयज वेंट टू स्कूल, सन सूरज उगने के बाद, इसीलिए यहाँ पे हैविंग का यूज किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही इज पुअर, मतलब वह गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है, तो आप कैसे कहेंगे, मतलब ये कहेंगे यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कहेंगे कि दो का मतलब यद्यप ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड एज ए डायरेक्टेड। तो यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस में आप इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, मतलब क्या कि वादा करने के अलावा, प्रॉमिस करने के अलावा आपने उसे निभाया भी। तो इसको अगर आप कंपाउंड सेंटेंस में जो है चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे,
तो कंपाउंड सेंटेंस से क्या चेंज करेंगे, तो आप ये कहेंगे आपने न केवल वादा निभाया बल्कि उसे निभाया भी, है ना, मत सॉरी, आपने न केवल वादा किया बल्कि उसे निभाया भी। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसने न केवल वादा किया बल्कि उसे निभाया भी। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ओनली डिड यू मेक अ प्रॉमिस बट यू आल्सो केप्ट इट। या तो आप ऐसे लिखिए ही इज नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट। दोनों तरीके से आप कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। आगे कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, पैसिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले वॉज अ लेटर नॉट रिटेन बाय यू, पैसिव तो आपको चेंज करने आता ही होगा। डिड जो होता है वो आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो इसके लिए हम लोग वॉज वर्ब ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये आपका राइट का थर्ड फॉर्म हो गया, नॉट का नॉट हो गया, अ लेटर आपका यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और यू जो है यू बाई के बाद आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब ये कह रहा है कि छुट्टी होने के कारण हम स्कूल नहीं गए, बल्कि देखिए कह रहा है छुट्टी होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि बीइंग के पहले क्या लगाएंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, अब जाके ये सही हो गया। अगर सेंटेंस ऐसा है, देखिए बीइंग कभी भी अकेले नहीं आता है, यहाँ पे एक आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, मतलब आपने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ ही कम्स, हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा और एक तरफ फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, इसलिए यहाँ पे इफ़ ही कम्स कंडीशन वाले में आपको क्या लगा देना है, इंडिफिनिट, आई शैल टीच हिम, अब जाके ये सही हो गया। उसके बाद देखिए ई में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स, मतलब आपको अपने शब्दों में बताना है ना। जैसे एक्सेस ACCESS और एक्सेस EXCESS, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है ध्यान से देखिए। पहला जो ACCESS है इसका मतलब होता है पहुंच, मतलब किसी चीज का उपयोग करने या पाने का मौका या अधिकार। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल दिया वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू दिस डिपार्टमेंट, हमारे पास इस विभाग तक या इस डिपार्टमेंट तक कोई पहुंच नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब अधिकता। जैसे द टेस्ट फाउंड एन एक्सेस ऑफ सोडियम इन हिज ब्लड, मतलब कि जो टेस्ट हुआ उसमें उसके ब्लड में सोडियम की जो है अधिकता पाई गई। सेकेंड कह रहा है कैरियर और कैरियर, एक कैरियर है CAREER, दूसरा कैरियर है CARRIER। तो जो ये कैरियर है ER वाला, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कहा कि राजेश ने कक्षा में कैरियर चुना, तो जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कैरियर का मतलब क्या है कि उसके लाइफ के विषय में राजेश ने अपने कैरियर पे उसने डिफेंस को चुना। लेकिन ये जो CARRIER है इसका मतलब सीट होता है। देयर वॉज नो कैरियर ऑन हिज स्कूटर, मतलब उसके स्कूटर पे कोई भी कैरियर नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे जो साइकिल होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो साइकिल होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो पीछे जो सीट इस तरीके से लगा होता है बैठने के लिए, इसे हम लोग कैरियर कहते हैं। या तो स्कूटर हो गया, स्कूटर में जो सीट लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन C। आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर तो इसका मैंने इंग्लिश जो है ट्रांसलेट किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद सेक्शन D लिटरेचर में चलेंगे। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए है प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा, विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में क्या करता था, राज्य करता था। तो सबसे पहले आपने लिखा प्राचीन काल में, तो इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक, आपने कहा कि एक राजा देयर वॉज अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, जो कहा गया एक राजा जो इस देश में राज्य करता था, हु रूल्ड
दिस कंट्री। आगे है, वह बड़ा न्यायी राजा था, मतलब ही वॉज अ वेरी जस्टिस किंग इवन टूडे। आज भी लोग, इवन टूडे मतलब आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। पीपल प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, ही जस्टिस। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। एक दिन मतलब वन डे, कुछ लड़के मतलब सम बॉयज एक गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज, क्योंकि राहत रही थी आया है इसलिए वॉज वर के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। देयर दे सा अ माउंड ऑफ क्ले कवर्ड विथ अ स्टोन। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ द बॉयज सेट ऑन द स्टोन। उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। ब्रिंग योर लॉ सूट्स टू मी, आई विल डू जस्टिस। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन जो है बना सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे अगर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन बनाना सीखने वाला प्लेलिस्ट ओपन करिए, और एक तरफ से एक तरफ ट्रांसलेशन का पूरा बेसिक्स बिल्कुल जीरो से, ईज एम आर से मैंने स्टार्ट किया है, ईज एम आर से, और लास्ट में बिल्कुल फुल इस तरीके के ट्रांसलेशन तक मैं ले गया हूँ। अगर आपने वो पूरा क्लास देख लिया तो आपको ट्रांसलेशन कंप्लीट करना और चेंज करना आ जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर डी में चलते हैं, जो कि लिटरेचर का पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज द रैट ट्रैप। मतलब ये क्वेश्चन, फेरी वाले ने दुनिया को चूहेदानी क्यों माना। तो क्यों माना था, आपको पता ही होगा कि फेरी वाले ने दुनिया को चूहेदानी इसलिए माना क्योंकि उसके मन में यह धारणा था कि दुनिया एक भ्रम है और यह लोगों के लिए चारा का जाल बिछाती है, और यह आकर्षक है, आलिशान चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, नकली चटपटे सामान हैं, स्वादिष्ट भोजन दिखाता है, जैसे चूहेदानी में पनीर वनीर लगा के या कोई रोटी वोटी लगा के, है ना। कोई व्यक्ति क्या करता है, उसमें गरीब पेश करती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति चारा छूने की लालच करता है वह इस दुनिया के जादू के पिंजरे में फंस जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज द रैट ट्रैप बिकॉज हर बर्ड दिस perception that this world is an illusion and it lays beds or traps for people. It showcases attractive and luxurious things, joyous, fake, shattered, and delicious foods. Just as the rat trap offered cheese and poor, but as soon as any person is tempted to touch the bat, he is trapped in the cage of तिलज, मतलब जो स्पेल है ऑफ दिस वर्ड। या तो आप वो क्वेश्चन करेंगे, या तो दूसरा जो क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हैमल है उन्होंने भाषा और उसके महत्व बारे में क्या कहा था। तो आपको आंसर याद ही होगा, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर हैमल सेइंग स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज द स्काई टू एनी नेशंस फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। अ नेटिव लैंग्वेज लेट्स क्रेडिबल आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टू सिटीजन ऑफ एनी नेशन एंड इज अ सोर्स ऑफ मोरल स्ट्रेंथ एंड प्राइड। मतलब उन्होंने कहा कि जो एम हैनल हैं उन्होंने भाषा के महत्व पर जोर देते हुए यह कहा कि भाषा किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और पहचान की कुंजी होती है। एक मूल भाषा किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को एक विश्वसनीय पहचान और प्रामाणिकता प्रदान करती है, नैतिक शक्ति और गौरव का स्रोत होती है। तो ये हैमल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। बुजुर्गों के लिए, एल्डरली पीपल के लिए कचरा क्या मायने रखता है।
तो देखिए क्या मायने रखता है। यहाँ पे कहा गया है कि द पीपल ऑफ सिमपुरी लुक फॉर आइटम इन द गार्बेज विच कैन बी traded for money meaning gold as it help them earn their daily bread and have to a roof over their heads। मतलब ये कहा जा रहा है कि सीमापुरी के लोग कचरे में ऐसी चीज ढूंढते हैं जिन्हें पैसे के बदले में बेचा जा सके, जिसका मतलब है सोना, क्योंकि इससे उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने और अपने सिर पर छत रखने में मदद मिलती है। फॉर अ चाइल्ड गार्बेज में मीन समथिंग wrapped in the wonder, whereas for the elders it is a mean survival। मतलब आगे कहा जा रहा है कि एक बच्चे के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज हो सकती है, जबकि बड़ों के लिए यह एक जीवित रहने का साधन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए आप तो या तो वो करेंगे ए बी, देखिए यही चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर आपको 7th ए कहा गया, ए में ये ए और बी, और इसमें भी आपको देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ए है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आपने ए को करना है, या तो आपको क्या करना है बी, जब आप बी करेंगे तो बी में आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है। मतलब ए से भी 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक करना है, बी में भी 2 क्वेश्चन इसमें से एक करना है। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर फील जस्टिस बिफोर बिकम अनकॉन्शियस। मतलब आगे कहा जा रहा है कि लेखक जो है, ऑथर जो है, बेहोश होने से ठीक पहले कैसा महसूस कर रहा था। आंसर क्या है, द ऑथर फील्स रिलैक्स्ड जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, हिज फियर गेट्स वाइप्ड आउट एंड ही फील्स नो पैनिक, ही फील्स एज इफ ही वर गोइंग टू स्लीप, ही फील्स टोटली काम, डार्कनेस स्वीप्स ओवर हिज ब्रेन एंड हिज स्टॉप ऑल एफर्ट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब लेखक बेहोश हो रहा था तो उससे ठीक पहले आराम महसूस करता है, उसका डर मिट जाता है, उसे कोई घबराहट महसूस नहीं होता, उसे लगता है कि वह सोने जा रहा है, वह पूरी तरीके से शांत महसूस करता है। आगे कहा जा रहा है कि ही फील्स एज ही वर गोइंग टू स्लीप, ही फील्स टोटली काम। मतलब आगे कहा जा रहा है कि उसके दिमाग पर अंधेरा छा जाता है और वह सभी प्रयास जो भी वो कर रहा था वो बंद कर देता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। आपको 80 वर्ड्स में आंसर देने हैं, एनी वन मतलब इन दोनों, ये जो आपका ए और बी है ना, इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। मतलब गांधी जी जो है वो चंपारण कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या किया। इसका आंसर है गांधी जी रीच चंपारण अलोंग विद राजकुमार शुक्ला, बोथ ऑफ देम boarded a train for the city Patna in Bihar. Then there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, and from 3 onwards he decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. He found on reaching Champaran that the farmers were forced to grow indigo in their fields, much to their dismay and disappointment. Gandhi ji planned to start a civil disobedience movement there, and considered and the Champaran incident as the turning point in his life because this movement proved to be successful. गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुंचे और वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए। फिर वहां से शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गए और वहां से उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया जो चंपारण के रास्ते में था। चंपारण पहुंचने पर उन्होंने पाया कि किसानों को अपने खेतों में नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि उसे बहुत उन्होंने जो है ये सब सारी चीज़ जाना और उससे वो बहुत निराश हो गए, है ना, बहुत हताश भी हो गए। गांधी जी ने वहाँ सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई और उन्होंने चंपारण की घटना को अपने जीवन की महत्वपूर्ण मोड़ माना, क्योंकि वो आंदोलन जो है वो सफल साबित हुआ। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर कहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो द रैट ट्रैप है कहानी, इसमें फेरी वाले का चरित्र चित्रण करना है, मतलब फेरी वाले के विषय में बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है कि द पेडलर इन द रैट ट्रैप अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मार्क्ड बाय बोथ हार्डशिप एंड द सरप्राइजिंग कैपेसिटी फॉर गुड। ये जो रैट ट्रैप है इसमें फेरी वाला एक जटिल चरित्र है जो कठिनाई और अच्छाई के लिए आश्चर्यजनक क्षमता दोनों से चिन्हित है। ठीक, द पेडलर इज अ टाल जायंट मैन विथ रेग्ड क्लोथ्स एंड हंग्री ग्लिंट इन हिज आईज। मतलब फेरी वाला जो है वो एक लंबा और जायंट आदमी है, मतलब विशाल आदमी है, बड़ा सा, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखों में क्या है, बहुत ज़्यादा भूख भूख जैसी चमक है। द पेडलर हैज डेवलप्ड हिज ओन फिलोसफी सीइंग इन द वर्ल्ड एज अ जायंट रैट ट्रैप। फेरी वाले ने अपना खुद का एक फिलॉसफी जो है विकास किया, मतलब दर्शन दर्शन विकास किया, विकसित किया, दुनिया को एक विशाल चूहेदानी के रूप में देखता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एट द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, वो आपको रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे लिखा गया परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट ऑफ द 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद पृथ्वी से, या शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मरा हुआ लगे, मतलब मृत जैसा लगता है, और बाद में सब कुछ जीवित साबित हो जाता है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहो, है ना, ऐसा है कि अब देखो, अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आई काउंट ऑफ द 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। मतलब जो पृथ्वी हमें क्या सबक सिखाती है, तो पृथ्वी हमें सबक सिखाती है कि कैसे इस पे जीना है। द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू लिव ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड। मतलब जब सब कुछ मृत सा लगता है तो क्या जीवित रहता है। तो आप कहेंगे कि जब सब कुछ मृत लगता है तो केवल पृथ्वी ही जीवित रहती है। ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। मतलब कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो कवि हमसे कहता है कि जब वह 12 तक गिन रहा है तो हमें चुप रहने के लिए कहता है। ही आस्क अस टू कीप क्वाइट वाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर आपको 3 पोएम्स के नाम दिए गए हैं। एक पोएम से माई मदर एट 66, दूसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो यहाँ पे 3 आपके सेंट्रल आइडियाज हैं और इन्हीं तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो लेकिन मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो पहला सेंट्रल आइडिया है जो माई मदर एट 60। इसमें कहा गया कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब इस जो है सेंट्रल आइडिया का जो क्या है, इसका जो आइडिया है माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास प्रोजेक्ट्स द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटिस। मतलब मेरी माँ 66 साल, मतलब 66, है ना, की उम्र में एक केंद्रीय विचार पोएटिस के अपनी माँ को खोने के डर को दिखाता है। ये जो आपका है, ठीक है। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे, लिखा गया हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी माता जी जो है वो जीवन के अंतिम चरण में है। सो इसलिए द पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। इसलिए कवित्री को लगता है कि वह जल्दी ही चल बसेंगी। पोएटेस गेट्स स्केर्ड ऑफ हिज दिस थॉट।
जो पोएटेस है इस विचार से डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट सी लुक्ड आउटसाइड हर कार। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। द यंग ट्रीज seemed रनिंग फास्ट, चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। उसके बाद क्या होता है कि इस नकारात्मक विचार से वो बाहर आने के लिए अपनी कार के बाहर उन्होंने देखा। बाहर की दुनिया जीवन और गतिविधि से भरी हुई थी। छोटे छोटे पेड़ तेजी से भाग, छोटे छोटे बच्चे जो है भागते हुए चले जा रहे थे। बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और जो पेड़ थे वो भी उनको चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जब कार से चलते हैं तो दूर के पेड़ आपको कैसे दिखाते हैं? चलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि एज द एस्पेक्ट दे हैड टू गो सिक्योरिटी चेक व्हेन द पोएटेस ग्लैंस्ड एट हर ओल्ड मदर शी लुक्ड पाल एंड कलरलेस विच स्केयर्ड द पोएटेस। कहा जा रहा है कि उस समय उन्हें सुरक्षा की जांच से गुजरना पड़ा। जब पोएटेस ने अपनी बूढ़ी माँ की ओर देखा तो वह पीली और रंगहीन दिख रही थी, जिससे पोएटेस मतलब कवियत्री जो है वो बहुत डर गई। द पोएटेस थिंक दैट हर मदर इज गोइंग टू ड्यू टू वेरी सुन। और उसके बाद कवित्री को लगता है कि उसकी माँ का बहुत जल्द ही निधन होने वाला है। तो 66 की उम्र में उनकी माता जी रहती हैं और ये सारी चीज़ें वो देखती हैं। सेकेंड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें क्या है, इसका थीम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस oblivion but multiplies manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even in the midst of the disease, sufferings, and disappointments of life. In other words, अब यहाँ तक देखिए कहा जा रहा है कि इसका जो विषय है सुंदर वस्तु, मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर वस्तु। एक सुंदर वस्तु से मिलने वाली खुशी कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि जब भी हमारे मन में वापस आती है तो कई गुना बढ़ जाती है। कविता में कवि कहते हैं कि सुंदर वस्तु जीवन की बीमारी, दुख और निराशाओं के बीच हमेशा के लिए खुशी देती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। मतलब ये कहा जाए, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सुंदर वस्तु हमें आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इनोमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वेनिसेस द पॉल ऑफ माइजरी, सोरोज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। सुंदरता की एक चीज़ हमारे जीवन के दुख और निराशाओं की चादर को जो है मिटा देती है। तो ये आपका रहा आंट जेनिफर्स द थिंग ऑफ ब्यूटी। अगला है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें द थीम ऑफ पोएम का थीम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर रिलेट्स टू इश्यू एंड सब्जेक्ट ऑफ कार्विंग और क्रिएटिंग डोमिनेंस इन सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर ये है कि ये जो पोयम है ये आंट जेनिफर के बाघ के विषय में, समाज में रचनात्मक के मुद्दे और विषय से संबंधित है। विषय पुरुष प्रधान समाज में एक महिला को जिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है उन्हें उजागर करना चाहता है। इस कविता द्वारा व्यक्त किया गया जो सेंट्रल आइडिया है, यह महिलाओं ने न केवल विवाह की संस्था के कारण पुरुषों को दासी का नाम बदल दिया है, वो विवाह की संस्था से बचने का एकमात्र तरीका है। ये सारी चीज़ें इसमें घटती हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ओनली वे ऑफ द एस्केपिंग दिस स्लेवरी ऑफ थ्रू आर्ट्स, दिस स्लेवरी इज थ्रू आर्ट्स। मतलब ये कहा गया है कि इस गुलामी से बचने का एकमात्र तरीका है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बाघ की कहानी है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जो वुमेन है वो, ये कुल मिलाकर स्टोरी में है कि जो वुमेन है वो आज भी पुरुषों की गुलाम है। यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दिया गया है, मैरिज। ये जो शादी का जो है ये यही वर्ड है जो ये दिखाता है कि ये स्लेवरी से सिर्फ बचने मात्र एक तरीका है। ठीक है, इसको एक तरीका बताया गया है मैरिज से। तो लेकिन वो कहते हैं कि वो आज भी सब गुलाम ही हैं।
ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कह रहा है कि वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। मतलब चार्ली फिर कभी तीसरा स्तर थर्ड लेवल क्यों नहीं खोज पाया। क्यों नहीं खोज पाया था? क्योंकि चार्ली ने ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर तीसरे स्तर तक जाने वाली गलिरे की खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कभी मिला नहीं। क्योंकि तीसरा स्तर भागने का एक माध्यम मात्र है, इसलिए चार्ली न केवल वहां रुका बल्कि वहां कल्पना और रोमांस की दुनिया में भी प्रवेश कर चुका है, इसलिए वह वहां नहीं पहुंच पाया। यह चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि चार्ली ट्राई टू हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर ऑफ द लेड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट ही नेवर फाउंड इट सिंस द थर्ड लेवल ऑफ इज जस्ट अ मीडियम फॉर escape. So Charlie is not lingering but has also entered the world of the fantasy romance, hence he would not be able to reach or there. Next question, why did Maharaja start हंटिंग टाइगर्स। महाराजा ने बाघों का शिकार क्यों शुरू किया था? तो बाघों का शिकार क्यों शुरू किया गया था? आपको पता है कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बाघ महाराजा का मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्होंने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। उन्हें 100वें बाघ में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इसलिए महाराजा बाघ के शिकार पर निकल पड़े और वो लगातार बाघों को मारते चले गए और 100वें बाघ को मारने के लिए उत्सुक थे, जो उनकी मृत्यु का फिर कारण ही बना, आपको पता ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर इस तरह से लिखेंगे कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द टाइगर वुड कॉज महाराजाज डेथ एंड ही शुड बी particularly worry of the 100th tiger. So the Maharaja set out on the tiger hunt was anxious to kill the 100th tiger who could be the cause of the his death. फिर उसके बाद जो 100वां बाघ रहता है, टाइगर रहता है, वो उनके मृत्यु का कारण भी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि इस जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो कार्यक्रम होता है वो किस लिए होता है। देखिए, जो यहाँ पर ये लिखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस है ना, प्रोग्राम इज द डिजाइन एजुकेट स्टूडेंट अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड मोर स्पेशली हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इज फीलिंग ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस जो कार्यक्रम है छात्रों को जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और अधिक विशेष रूप से यह कि उत्तर और दक्षिण में मानवीय गतिविधियां हैं और किस तरीके से एक भावना है जो ध्रुव पे है। इसका उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जलवायु क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं उसमें व्यवहारिक शैक्षिक अनुभव के माध्यम से भविष्य के पर्यावरण के राजदूतों को बढ़ावा देना है। ठीक है, द फॉस्टर ऑफ द फ्यूचर इन्वायरमेंटल एम्बेसडर थ्रू हैंड्स ऑन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑन क्लाइमेट चेंज इन द पोलर रीजन। It aims to do the exactly this by taking high school students to be the ends the world, and in doing so help them foster and new understanding and respect for our planet। मतलब इसका उद्देश्य हाई स्कूल के छात्रों को दुनिया के छोर पर ले जाकर ठीक यही करना है और ऐसे करके उन्हें हमारे ग्रह के लिए एक नई समझ और सम्मान विकसित करने में मदद करना है। यह छल जो है इट हैज़ बीन ऑपरेशन फिक्स्ड फॉर 6 ईयर नाउ प्लेनेट। मतलब हमारे घर पे जो है 6 साल से चल रहा है ना। आगे कह रहा है कि इट हैज़ बीन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ। अब तक जो है वो 6 साल हो गए हैं इस ऑपरेशन के। हेडेड बाय कैनेडियन उसमें हेड हैं। और कौन कौन है? जियोफ ग्रीन है हु इनिशियली टुक सेलिब्रिटीज एंड द रिटायर्ड रिच कॉशियस सीकर्स। यह 6 साल से ग्रह पर चल रहा है। यह 6 साल से चल रहा है जिसका नेतृत्व कनाडाई जियोफ ग्रीन कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत में मशहूर हस्तियों और सेनावृत्ति
अमीर जिज्ञासु लोगों को किया। फिर उन्हें लगा कि वे केवल सीमित तरीके से ही वापस दे सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस के साथ वे आशावादी हैं, क्योंकि छात्र नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी हैं। तो ग्रीन का कार्यक्रम कम उम्र में ही जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान करता है, जो छात्रों को लाभ के लिए अवशोषित करने, कमाने, सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया? तो क्यों भेजा गया था? सदाओ जानता था दैट एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कॉन्सर्न, फॉर दस रीजन ही हैड बीन सेंट द एज ऑफ 22 to America, learn all that could be learned about surgery and medicine. He had come back 30, and before his father died he had seen Sado become famous not only as a surgeon but as a scientist. सदाओ जानता था कि शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी। उसके पिताजी बहुत चिंता में रहते ही थे कि सदाओ पढ़ लिख नहीं सकेगा। इस कारण उसे सर्जरी और चिकित्सा के बारे में सब कुछ सीखने के लिए 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया था। वह 30 साल की उम्र में वापस आ गया था और अपने पिता के मृत्यु से पहले उसने देखा था कि सैडो न केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगे तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि गिव अ करेक्टर्स स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी। द एनिमी पाठ के आधार पर हाना जो है उसका चरित्र चित्रण करें। हाना कौन थी, क्या बताना है, ये बताना है। तो हाना द एनिमी में डॉक्टर सदाओ होकी की पत्नी, कर्तव्य और करुणा के बीच फंसी एक जटिल चरित्र है। शुरू में दुश्मन सैनिकों को शरण देने के बारे में आशंकित, वह अपने परिवार के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, फिर भी अपने पति के प्रति उसकी अंतर्निहित दयालुता और अटूट निष्ठा उसके निर्णय के समर्थन करने और प्रेरित करती है। अपनी चिंताओं के बावजूद हाना घायल सैनिक की देखभाल करने में सहायता करती है, सहानुभूति और नैतिक साहस के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। हाना डॉक्टर सदाओ हॉकीज वाइफ इन द एनिमी इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर caught between duty, compassion, initially apprehensive about harboring the enemy soldier. She prioritizes her family's safety, yet her kindness and unwavering loyalty to her husband lead her to support his decision. Despite her anxieties, Hannah activities assist in caring for the wounded soldier, showcasing her capacity for empathy and moral courage. तो यहाँ पे यही कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में यही होता है कि सहानुभूति और नैतिक साहस के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब टेल डेरी एंड वाई। In a story on a face of it, Ruskin Bond, Mr. Lamb narrates the late of a man who isolates himself out of fear the world. This story serves as a metaphor for Derry's own situation and teaches him the importance of facing world despite challenge. Mr. Lamb tells Derry the story man who always afraid of going out, at every step he feared from getting hurt। मतलब ये कहा जा रहा है, प्रश्न में ये पूछा गया है जो मिस्टर लैम्ब डेरी को कौन सी कहानी सुनाते हैं और क्यों सुनाते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की कहानी है ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें मिस्टर लैम्ब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो दुनिया के डर से खुद को अलग थलग कर लेता है। यह कहानी डेरी की अपनी स्थिति के लिए रूपक के रूप में काम करती है और उसे चुनौतियों के बावजूद दुनिया का सामना करने का महत्व सिखाती है। मिस्टर लैम्ब डेरी को ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा बाहर जाने से डरता था और हर कदम पर उसे चोट लगने का डर रहता था। उम्मीद है कि आपको ये सेट समझ में आया होगा।
चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से हम लोग सेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल सेट्स 2024 के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।